अब आगे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने को लेकर दो तीन बातें इन्होंने कही, है ना। एक तो इन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव होंगे वो प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो करेंगी, और प्रोविंस को उन्होंने चुनावों के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सभी लोग होने थे, सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना था, और पॉपुलेशन जो थी वो राज्यों में बटी हुई थी अलग अलग। तो इन्होंने मेजॉरिटी के हिसाब से निर्णय लिया। इन्होंने इसलिए प्रोविंसेस को तीन वर्गों में बांट दिया, तीन सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनाव के लिए भेजेंगे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का चुनाव करते। सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखे गए, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस। ऐसा नहीं था इनमें मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि अब तो डिमांड ही नहीं थी पार्टीशन की, तो हिंदू मुस्लिम क्या था, कुछ नहीं था। लेकिन यह जरूर था कि मुस्लिमों का बराबर रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होना चाहिए, संविधान निर्माण में होना चाहिए। तो फिर उनको सीटों का रिजर्वेशन तय होना चाहिए कि इतनी सीटें उनके लिए रिजर्व ही होंगी उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी। तो फिर क्या किया जाए, उनके लिए सीटें निश्चित कर दी जाए, जॉइंट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसमें हिंदू मुसलमान को वोट नहीं दे सकता था, जैसा कि मुस्लिम लीग चाहती थी। तो इन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस आए, और सेक्शन बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को रखा गया। सेक्शन सी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे उनको रखा गया। ठीक है, कौन कौन से, चलो पहले लिखो, कंटिन्यूएशन में लिखना। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ग्रुप्ड, कैबिनेट मिशन ग्रुप्ड existing provincial assemblies, existing provincial assemblies into three sections, into three sections। कैबिनेट मिशन ने प्रांतीय विधानसभाओं को तीन समूहों में बांट लिया। सेक्शन ए, वर्ग ए, है ना, इसमें लिख लीजिए मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस आज का मध्य प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, हिंदू बाहुल्य प्रांत। दूसरा लिखिए सेक्शन बी, पंजाब, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध, एंड सिंध। इनके आगे लिखना मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। अच्छा, इसमें एक और लिखो, एक और लिखो, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड, अच्छा ये तो लिख लिया था ना, पंजाब, क्या क्या लिखा हम लोगों ने, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हाँ हाँ, और सिंध, ये तीन लिखे ना, हाँ ये पश्चिम में थे। तो इसके आगे ब्रैकेट में आप नॉर्थ वेस्ट लिख लो, उत्तर पश्चिम लिख लो, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम के हैं राज्य, सेक्शन बी में। अब सेक्शन सी में, इसमें पूरब के हो जाएंगे, तो इसमें लिखना बंगाल एंड असम,
बंगाल एंड असम, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, इस तरीके से इसमें बांट लिया इन्होंने। ठीक है। अब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीटें निर्धारित की गई। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो हर 10 लाख के ऊपर एक सीट निर्धारित की गई थी, 10 लाख के ऊपर 1 सीट निर्धारित की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़। तो 389 मेंबर्स निर्धारित किए गए थे, 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स निर्धारित किए गए थे। ठीक है, कुल मिला के। अब जनसंख्या के आधार पर ही इनकी सीटें भी निर्धारित की गई थी। जैसे 389 मेंबर्स रखे गए थे, जिनमें से 292 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भेजे जाने थे प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा, जबकि प्रिंसली स्टेट्स जो भेजते वो 93 मेंबर्स भेजते, नॉमिनेट करके ही भेजते, वो चुनाव नहीं होने थे प्रिंसली स्टेट्स में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है उसकी आलोचना होती है इस बात पे कि वो सेमी इलेक्टेड बॉडी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड थे। कौन कौन नॉमिनेटेड थे? एक तो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर ही नॉमिनेटेड थे, 93 मेंबर्स, और दूसरे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। जैसे आज के यूनियन टेरिटरीज है ना, तो उसमें 4 यूनियन टेरिटरीज थी, एक कुर्ग में थी शायद, और एक कुर्ग का तो मुझे ध्यान है इस समय, और एक शायद आ, अब मुझे याद नहीं आ रहा। देखो अंडमान निकोबार उस समय थी या नहीं थी मुझे याद नहीं है, शायद ये तो बाद में बनी है। तो मतलब कुल मिला के 4 जो थी वो यूनियन टेरिटरी जैसे हम लोग कह सकते हैं। उस समय उसे हम लोग चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहते थे, जहां सीधे तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। वो 4 थी, इन्होंने भी नॉमिनेशन करके ही भेजे थे। तो कुल मिलाकर 97 मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड थे, बाकी इलेक्टेड थे। तो इसीलिए कहते हैं कि वो सेमी इलेक्टेड। देखो यूनियन का मतलब ये नहीं था कि यहां पर सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी, प्रांतों के पास ज्यादा शक्तियां निर्धारित करने की बात हुई थी इसमें। जैसे रेजिडुअरी जो पावर्स हैं, अभी हमारे संविधान में अवशेषी शक्तियां किसके पास हैं? रेजिडुअरी पावर किसके पास है? यूनियन। यूनियन के पास है। इसीलिए हम लोग यूनियन की तरफ झुके हुए हैं। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसीलिए वो एकात्मक है, यूनिटरी टाइप का है। यहां पर कैबिनेट मिशन में वो यूनिटरी नहीं होना था, इसमें रेजिडुअरी पावर प्रोविंसेस को दी जानी थी। और इसके पीछे बड़ा सीधा सा कारण था, ध्यान रखने की बात है ना ये। पॉलिटी में कभी मौका मिलेगा पॉलिटी पढ़ने का ठीक से तो फिर ये पढ़ेंगे। देखो इसका कारण ये होता है, भारत एक मल्टी कल्चरल नेशन है और मल्टी लिंग्विस्टिक भी है। प्रांतों का गठन फाइनली भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर हुआ है। इसलिए हर प्रांत का अपनी संस्कृति और अपनी उनकी भाषा है और उनका अपना प्रतिनिधित्व है, सेंटर में रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए या प्रांतों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रांत भारत में एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर भी है, उसे बनाए रखने के लिए प्रोविंसेस के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। इसीलिए इंडिया को एक स्टेट के रूप में फेडरल स्टेट के रूप में बनाने की बात हुई। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रॉयल्टी के मामले में वो जो निर्णय दिया था,
वो इसी बात को लेकर निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर में है। यहां इन्होंने यही बात की, क्योंकि भारत का विभाजन नहीं होना था कैबिनेट मिशन के हिसाब से, सभी संस्कृतियां ऑल कल्चर यहां पे रहनी थी, तो फिर प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दी जानी चाहिए थी जब सभी संस्कृतियां यहां रहनी थी। तो इसलिए उन्होंने रेजिडुअरी पावर प्रोविंसेस को देने की बात की। आया समझ में? कल्चर किस तरीके से फेडरल और यूनियन स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, फेडरल सिस्टम या यूनियनिस्टिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये बात हुई कुछ क्लियर से सुनना। यानी यूनियन में से कोई प्रांत अलग हो सकता है, लेकिन केवल 10 वर्ष बाद ही हो सकता है ऐसा। 10 वर्षों तक कोई प्रांत अलग नहीं होगा, 10 वर्ष बाद चाहे तो कोई प्रांत इसमें से अलग हो सकता है, कोई प्रोविंस। और अगर अलग हो जाता है बाद में, तो फिर उसे बाद में शामिल होने का भी राइट है। ठीक है, आई बात समझ में? राज्य मतलब यूनियन में से कोई एक राज्य है, प्रांत। हाँ, प्रांत प्रोविंस राज्य ही होता है। स्टेट, किसी भी स्टेट को, जो ये यूनियन बनेगी सबको मिला के, इसमें से किसी स्टेट को 10 वर्ष बाद अलग होने का अधिकार होगा। कोई भी स्टेट 10 वर्ष बाद इसमें से अलग हो सकता है, ठीक ठीक। लेकिन फिर भविष्य में चाहे वो जुड़ भी सकता है। इसलिए स्टेट्स को पावर दी गई अलग होने की और जुड़ने की भी, लेकिन 10 वर्ष बाद। तो ये पॉइंट ऑफ लिख लो। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, a province can be a province can be came out from the group after 10 years, after 10 years। पहले आम चुनाव के पश्चात, यानी जब बाद में होंगे, स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, पहले आम चुनाव के पश्चात कोई भी प्रांत 10 वर्षों पश्चात 10 वर्षों पश्चात संघ से अलग हो सकता है। एंड लेटर a province was free to reconsider this plan, तथा पुनः वह अपनी इस योजना का पुनर्वलोकन कर सकता था। और लास्ट पॉइंट लिखिए, और जब तक इस आधार पर कोई संविधान का गठन ना हो जाए, जो इन्होंने ये पॉइंट बताए, इसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हो जाए और कोई संविधान ना बन जाए, ये ब्लूप्रिंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में बनेगी जिसमें सभी दल शामिल होंगे और मिलकर सरकार को चलाएंगे। उसके बाद पहले आम चुनाव होंगे। तो लिखिए लास्ट पॉइंट,